सो हेलो गाइस। सो चलो हम लोग अब जनरल का पेपर सॉल्व करते हैं। टैक्सेशन जनरल बीकॉम सेमेस्टर 5। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हो थ्योरी हमको डिस्कस करने का शौक अभी नहीं है, क्योंकि हम मेनली थ्योरी तो आप लोग बुक से भी देख लोगे क्या लिखी हो नहीं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में हम लोग को निकालना था कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A निकालना है। ठीक है। और 234F का फाइन कितना लगेगा वो निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है क्या है कि मिस्टर रामू है जिसका सैलरी और बैंक इंटरेस्ट का इनकम है। ठीक है। वो अपना रिटर्न सबमिट कब किया है? 18 सितंबर को। ठीक है। उसका टैक्स लायबिलिटी बनता है 72,800, जिसमें से 36,800 ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है और एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है। तो ये दोनों चीज़ ऑलरेडी इसका हो चुका है। तो कितना इसको देना है? तो देखो हम एकदम स्टार्टिंग में हम किया है। टोटल टैक्स लायबिलिटी 72,800 है, एडवांस टैक्स पे कर दिया 20,000 और TDS ऑलरेडी कर चुका है 3600। तो टोटल टैक्स नहीं पे किया। कितना नहीं पे किया? 16,000 पे नहीं किया, 16,000 नहीं पे किया। और तुमको क्वेश्चन में देखना ड्यू डेट, ये सबमिट कब किया है? रिटर्न सितंबर 18 को किया, सितंबर 18 को। बट ड्यू डेट कितना होता है रिटर्न का, फाइलिंग का, एक इंडिविजुअल का? 31 जुलाई। तो कितना महीना का गैप हो गया, मतलब कितना दिन वो पे नहीं किया? जुलाई खत्म हो गया तो सितंबर पे, ये अगस्त पे नहीं किया और सितंबर पे नहीं किया। ठीक है। और इंटरेस्ट कितना लगता है? 1% पर मंथ। 1% पर मंथ लगता है। तो कितना किस पे लगता है? जितना पे नहीं किया। तो 16,000 पे 1% पर मंथ मतलब कि 2% लगेगा यहाँ पे। तो 16,000 का 1% इंटू 2 करेंगे 320 रुपये, उसको 234A का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना। यहाँ पे एक दिन भी होता है तो 1% लगता है। ठीक है ना। तो याद रखना। और फीस बोल रहा है 234F का फीस जो होगा वो होगा 5,000, क्योंकि देखो किसी का भी इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा होता है, 5 लाख से ज़्यादा होता है तो उसको 5,000 भी टैक्स देना पड़ता है। और तुम किसी भी एंगल से सोचो तो उसका 72,800 टैक्स लगा है, तो वो 5 लाख के ऊपर होगा इनकम तभी लगेगा, अज्यूमिंग कि इसका कोई स्पेशल इनकम नहीं है। तो ये अज्यूम करके फीस अंडर 234F 5,000 होगा, और जो इंटरेस्ट 234A का है वो 320 रुपया होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप नंबर बी का 4 नंबर क्या बोलता है ना, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है। ठीक है, हमको निकालना कि एडवांस टैक्स पेएबल निकालना। ठीक है। तो सैलरी दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, सारा इनकम दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन टू PPF नीचे 30,000 रुपये दिया हुआ। तो सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। और यहाँ पे देखो 42 ईयर्स है तो कोई सीनियर सिटीजन वाला झमेला भी नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है 2,21,000, तो इसमें अज्यूम आपको कर लेना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ठीक है ना, ये एज्यूम्शन है, कर लेना। तो चलो सिंपली हमको सबको ऐड करना है, और ये PPF का जो डिडक्शन मिलता है 30,000 वो हम लोग लेस करना है। तो चलो कहाँ किया मैंने, ये देखो सबको ऐड किया, सैलरी को ऐड किया, HP को ऐड किया, बिजनेस को ऐड किया, डिविडेंड ऐड किया, टोटल इनकम आया जिसमें 80C का डिडक्शन हम 30,000 दे दिया। तो टैक्सेबल इनकम आया 5,50,000। तो 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में जितना भी इनकम है, मतलब 50,000 जो है उसका 20% कर दिया। तो टोटल 22,500 आया, जिसमें हम सेस दे देंगे 4%, तो आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी 23,400। फिर हमको क्वेश्चन में बोला था इंस्टॉलमेंट निकालो। तो हम लोग का ड्यू डेट होता है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। पहला इंस्टॉलमेंट में हमको सिर्फ 15% देना है, दूसरा इंस्टॉलमेंट में 30% देना है। कुछ लोग बोलेंगे भैया 45% होता है, दोनों मिला के कितना तक 45 देना है। तो मिला के तो देखो पहले में 15 दिया, दूसरा में हम 30 दिए, तो अब मिला के तो 15, टोटल 45% दे दिए ना वहाँ तक। तो हमको इंस्टॉलमेंट का बात बोला था, हम इंस्टॉलमेंट निकाल रहे। फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट भी 30% का देंगे, तो इसी 23,400 को कर लेना 30%, और चौथा लाख आखिरी 25% देंगे। तो और टोटल कर लेना, देखना उतना हम पे कर चुके हैं। ठीक है। इंस्टॉलमेंट की बात करें, वो जो रेट है 15-45, वो वहाँ तक पेड करना, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल 15 सितंबर तक पे करना है 45%। देखो हम 45% ही लिखा है, 30% और 15%, 45। 15 दिसंबर तक 75 करना था, तीनों का ऐड कर दो, 30 + 30 + 15, 75% ही पे किया। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप नंबर C है, जहाँ पे हम पहले समझा देते हैं। इसमें सिंपली हमको टोटल इनकम निकालना है, टैक्स पेबल निकालना। ठीक है। नॉर्मल यूजर है, 32 ईयर्स, रेसिडेंट है। ठीक है। सीनियर सिटीजन वाला झमेला नहीं, हटाओ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 2 लाख। ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस है 1.5 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 70,000, जिसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, तो 30,000 ही होगा मेरा। 70 में से 40 गया, 30,000। डिविडेंड है 10,000 लेंगे। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 30,000 है, ग्रॉस ही लेते हैं हम लोग। नेट होता है तो हम उसको ग्रॉस में ट्रांसफर कर देते हैं, ग्रॉस में करते हैं, बट ग्रॉस दिया तो ग्रॉस ही लेंगे ना। ठीक है। इतना पहले लिखते हैं, कहाँ गया मैंने, ये रहा। ठीक है। इनकम फ्रॉम HP लिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से लेस कर दिया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, डिविडेंड लिया 30,000 लॉटरी का लिया, तो टोटल 4,20,000 आया, जिसमें हम डिडक्शन देंगे 80C का PPF दिया हुआ है क्वेश्चन में 20,000, और NSC 10,000 दिया हुआ है। तो टोटल 30,000 आ जाएगा मेरा। क्या चीज़ आ जाएगा देखो यहाँ पे क्वेश्चन में,
डोनेटेड 10,000, सॉरी पेड 10,000 एनएससी में और डिपॉजिट 20,000, टोटल 30,000 एटीसी में आ जाएगा। और प्लस तुम्हारा जो 80G का डिडक्शन जो होता है नेहरू वाला फंड में, ये अनलिमिटेड है 50%, 10,000 का 50% 5,000 होगा, ऐसा तुमको लगता है। अगर तुम्हारे टीचर अगर एज क्या बोलते हैं उसको, अगर आपका अमेंडमेंट नहीं पढ़ा है तो तुम वही किए होगे, 5,000 दे दिए होगे, बट एज पर अमेंडमेंट जवाहरलाल नेहरू फंड 80G से हट चुका है, तो ये वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू फंड में तुम डोनेशन दोगे तो ये 80G से हट चुका है, ये नहीं मिलेगा। बट अगर सिलेबस मतलब अगर अमेंडमेंट आपको नहीं पढ़ाया गया तो आप लोग 5,000 यहाँ पे ले लोगे, देन उसी हिसाब से करोगे तो टोटल टैक्सेबल इनकम आएगा 3,85,000। अगर जवाहरलाल नेहरू फंड नहीं लोगे आ जाएगा आपका 3,90,000 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों केस में हम टैक्स लायबिलिटी निकाल देते हैं। देखो अगर टोटल इनकम 3,85,000 लिए, जिसमें आप जवाहरलाल नेहरू आप लोग 10,000 का 50% मतलब 5,000 लिए हो डिडक्शन में, तो उस केस में देखो क्या होगा। देखो टोटल 3,85,000 आएगा, जिसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000 है, क्योंकि 70,000 था जिसमें 40 सेट ऑफ कर दिए, तो 30,000 ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें मेरा टोटल 20% लगता है, तो अलग से हम 6,000 निकाल लिए। फिर नॉर्मल इनकम दोनों को माइनस करेंगे तो 3,35,000 आएगा ना नॉर्मल इनकम। इसमें हम क्या किए, 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख कितना होता है, 5% करती है तो 5,250 आ गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल इनकम में 5,250 आया और लॉन्ग टर्म कैपिटल में 6,000 आया, तो टोटल इनकम हो जाता है मेरा 11,250। और इसमें हमको लोग रिबेट मिलेगा, क्योंकि इसका टोटल इनकम जो है टैक्सेबल इनकम है 5 लाख से कम है, तो हम लोग को रिबेट भी 87A मिलेगा, जो बोलता है कि 12,500 टैक्स या फिर एक्चुअल विच एवर इज लोअर हम लोग को डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे तो 11,285 है, तो हम लोग डिडक्शन दे देंगे और टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगा। नीचे अगर तुम 3,90,000 कर तो उसमें भी सेम केस है, बस क्या होगा 500 रुपया टैक्स बढ़ जाएगा और चीज़ वही है, रिबेट देके नील हो जाएगा इसका टैक्स। क्लियर हुआ। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले क्वेश्चन आता है 8 नंबर, जहाँ पे बोलता है कि सिंपली हमको क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है जीएसटी पेएबल। तो देखो एक रजिस्टर्ड डीलर है बिहार का, वो परचेस करता है गुड्स, कहाँ से परचेस करता है गुड्स, वेस्ट बंगाल से। स्टेट चेंज हो गया ना तो हम लोग का लगेगा इंटर स्टेट लगेगा, लेकिन परचेज किया तो हम लोग का इनवर्स सप्लाई है, ठीक है। कितना का परचेज किया हम लोग परचेज किया 10,000 का, इसका रेट है 18%, मतलब कि 1,800 रुपया हम क्या दिए हैं यहाँ पे IGST दिए हैं, ठीक है। फिर वो क्या करता है 20,000 का गुड्स, 20,000 वही गुड्स सेम चीज़ 20,000 में सेल करता है। 20,000 सेल कहाँ करता है, बिहार में करता है, बिहार का आदमी बिहार में ही सेल कर रहा है, तो इसको CGST SGST लगेगा, ठीक है। 20,000 का 9% कितना होता है 1,800। मीन्स कि कहना क्या चाहते सर, हमने परचेज किया 10,000 में देके और 1,800 GST दिया, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो परचेज किया हम लोग बिहार से, IGST लगा, तो परचेज वैल्यू 10,000 था, जिसमें IGST हम दिए होंगे 1,800, तो ये मेरा ITC का क्रेडिट हो गया, क्योंकि हम पे कर चुके हैं, ठीक है। अब सेल किया हम बिहार में तो CGST या GST लगेगा। सेल किया 20,000 में क्योंकि एक्सक्लूडिंग GST था, तो 1,800 CGST हम चार्ज किए होंगे, 1,800 SGST चार्ज किया। तो कहना क्या चाहते हो, टोटल आउटपुट मतलब सेल में हम कस्टमर से एक्स्ट्रा GST लिए ना, तो इतना जो 1,800 है, ये चीज़ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब तो आप और मेरे पास हम ऑलरेडी इतना दे चुके हैं ना, 1,800 ITC का क्रेडिट है, तो हम लोग सेट ऑफ करेंगे। तो नीचे यहाँ सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट टैक्स कितना है, C और S हमको 1,800 देना, बट ITC IGST का अवेलेबल 1,800 का खुद का IGST का तो लाइबिलिटी है नहीं, तो ये क्या करेगा, दूसरे को दे देगा। दूसरे को किसको देगा, CGST को 1,800 दे देगा, तो CGST का 1,800 का कट हो गया। और बट जो और लेकिन SGST के पास तो देना ही पड़ेगा पैसा, क्योंकि और तो क्रेडिट बचा हुआ नहीं है, तो इसका 1,800 देना पड़ेगा पेएबल। बट बहुत जन क्या होगा, इस 1,800 जो IGST के पास है आइदर C को दे दिया होगा पूरा, या फिर दोनों को हाफ दे दिया होगा, सब करेक्ट है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ज़्यादा अच्छा जो हो माना जाता है वो अपने CGST को पहले देंगे, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन बचा ये चंदन पाल वाला, ये वाला ITC निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ पे सप्लायर ऑफ वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का आदमी है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। जहाँ पे इनपुट टैक्स का बैलेंस दिया हुआ, इनपुट टैक्स का बैलेंस है, तो ठीक है, हम लोग इनपुट टैक्स का बैलेंस पे हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल का इन्फॉर्मेशन दिया, इनवर्ड सप्लाई परचेज का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेल का इन्फॉर्मेशन लगता है, आउटवर्ड सप्लाई कितना है, देखो इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट मतलब IGST लगेगा, एक्सक्लूसिव ऑफ GST मतलब GST इसमें इंक्लूड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 60 लाख जो है, 60 लाख 18% जो भी आएगा वो IGST में चल जाएगा, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। और देखो 2 नंबर में मतलब नीचे में दिया इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, जिसमें 9% CGST लगेगा और SGST लगेगा कितना लगेगा, ठीक है, लगेगा कितना 80 लाख पे लगेगा। तो इतना ही सेल का इन्फॉर्मेशन, इतना ही आउटपुट सप्लाई का, तो हम लोग आउटपुट सप्लाई का डेफिनेशन ये बना ले स्टेटमेंट। अब देखो स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट सप्लाई, देखो IGST कितना होगा, 10,80,000 होगा, क्योंकि हम लोग वो
ये कर लेंगे 60 लाख पे 18% कर लेंगे तो 10,80,000 आएगा। CGST पे भी इंटरेस्ट रेट था ना, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना है 80 लाख है। 80 लाख का 9% कितना होता है 7,20,000 होता है। 7,20,000 भी आएगा CGST SGST में, देखो मैंने किया है 7,20,000 CGST। तो ये तीनों को ऐड कर मतलब तीनों को कॉलम टोटल कर लेंगे तो मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना जाता है 10,80,000 आई का, सी का आएगा 7,20,000 और 7,20,000 ओपनिंग। अब ITC में आते हैं, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि IGST का 7,50,000 है, सी का 1.5 लाख है और एस का भी 1,45,000 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग परचेज करते हैं जितना भी परचेज करते हैं, एक इंटरेस्ट रेट परचेज करते हैं। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट परचेज करते हैं इनवर्स सप्लाई, जहाँ पे हम लोग 16 लाख का 18% हमको देना IGST, तो IGST का क्रेडिट में जाएगा ये। और दूसरा इंटरेस्ट रेट मतलब 6% कहाँ जाएगा 40 लाख का CGST में, CGST और IGST में जाएगा। तो वही मैंने किया है ITC के स्टेटमेंट में। देखो 16 लाख का जो IGST हम पे किए उसका क्रेडिट यहाँ पे लिख दिए, जो IGST पे किए 18% करके, और जो इंटरेस्ट रेट में 6% सी और 6% एस है, तो कर दिए। सबको टोटल कर लिए तो IGST का क्रेडिट मेरे पास 10,38,000 है, सी का 3,90,000 और एस का 3,85,000 है। तो आप ITC यूटिलाइजेशन में आते हैं जहाँ पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हम लोग कहाँ से लिए हैं 10,80,000 यहाँ से लिए हैं। ठीक है, ITC का बैलेंस कहाँ से लिए है, ये वाला चीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट 2 से लिए हैं, स्टेटमेंट 2 से। अब हम लोग सेट ऑफ करते हैं, तो सबसे पहले IGST का सेट ऑफ होता है। सबसे पहले देखो IGST का कितना सेट ऑफ कितना लायबिलिटी है 10,80,000, बट उसके पास पैसा कितना 10,38,000 ही है, 10,38,000 ही है। तो जो बैलेंसिंग बचेगा उसको लाना पड़ेगा, तो बैलेंसिंग 42,000 है वो उसको लाना पड़ेगा टैक्स पेबल। ठीक है, उसके बाद मैदान में आएगा CGST को पे करना 7,20,000, लेकिन उसके पास कितना बैलेंस बचा हुआ 3,90,000 ही, तो 3,90,000 तो दे देगा, लेकिन जो बैलेंसिंग बच गया 3,30,000 वो उसको लाना पड़ेगा। थर्ड में मैदान में आएगा 7,20,000 देना है एस को, उसका पैसा कितना है 3,85,000 ही है, तो जो बैलेंसिंग 3,35,000 है उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं फाइनल सोल्यूशन क्या है आपका कस्टम में देखो FOB वैल्यू एज पर कस्टम दिया 20,000। ठीक है, एयर फ्रेट दिया 5, ट्रांसपोर्ट दिया है, इंश्योरेंस दिया 500, ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम कोलकाता एयरपोर्ट नहीं लगेगा। ठीक है ना, कोलकाता एयरपोर्ट वाला नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो FOB में हम लोग इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट ऐड करते हैं, तो हम लोग का CIF जिसको एसेसेबल वैल्यू भी बोलते हैं, उसको हमको एक्सचेंज रेट मतलब इंटू 70 कर देना है ताकि इंडियन रुपी में आ जाए। ठीक है, लेकिन एयर फ्रेट में एक क्वेरी एक चीज़ होता है जहाँ पे हम लोग को एयर फ्रेट, अगर एयर का फ्रेट है तो उसमें एक चीज़ देखना पड़ता है कि एयर फ्रेट FOB का 20% लेना है और एक्चुअल देखना है, दोनों में से जो छोटा होगा वही लेंगे हम लोग। तो अभी चलो क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन में हम कैसे किए हैं। यहाँ पे FOB वैल्यू एज पर कस्टम 20,000 दिया हुआ। एयर फ्रेट देखो 20% ऑफ FOB लेंगे, मतलब 20% ऑफ FOB कितना होता है 4,000 होता है, और एक्चुअल क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,000, तो दोनों में से जो छोटा है वही लेंगे। छोटा क्या 4,000 लिए, और इंश्योरेंस 500 दिया हो तो 500 ही लेंगे, तो तीनों को टोटल कर देंगे 24,500 जाता है। फिर इसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, तो आ जाएगा मेरा 17,15,000। ये मेरा आपका आंसर हो जाएगा कस्टम ये एसेसेबल वैल्यू का। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना, और डिस्क्रिप्शन का लिंक जो टेलीग्राम का वो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारा सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।